तो आज बात करते हैं पंडित नरेंद्र मिश्र की उस मशहूर कविता की, एक ऐसी रचना जो हमें सीधे राजस्थान के इतिहास में ले जाती है। ये कहानी है शौर्य, त्याग और बलिदान की। ये कहानी है गोरा और बादल की, दो ऐसे महान योद्धा जिनकी वजह से कहते हैं मेवाड़ का स्वाभिमान हमेशा के लिए अमर हो गया। चलिए, इस कहानी की शुरुआत कविता की इसी एक लाइन से करते हैं। ये लाइन हमें सीधे उस दौर में ले जाती है जब इतिहास सच में खून से लिखा जा रहा था और हर एक सांस में स्वाभिमान की आग धधक रही थी। तो कहानी शुरू होती है चित्तौड़ के उस किले से जिसे कोई भेद नहीं सकता था। मेवाड़ के शासक थे राणा रतन सिंह, जो एक बड़े युद्ध को टालने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनके सामने था दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जिसकी नीयत में ही खोट था और नजरों में सिर्फ और सिर्फ छल। राणा रतन सिंह ने तो अतिथि देवो भव की परंपरा निभाई। सोचा कि चलो युद्ध टल जाएगा, लाखों जानें बच जाएंगी। लेकिन खिलजी के इरादे तो कुछ और ही थे। उसकी रणनीति में देखिए, सम्मान के लिए कोई जगह ही नहीं थी। और जैसे ही राणा उसे किले के दरवाजे तक छोड़ने गए, बस उसी पल खिलजी ने धोखा दिया, उन्हें बंदी बनाया और सीधा दिल्ली ले गया। सोचकर देखिए, चित्तौड़ का सूरज ही जैसे कैद हो गया था। राणा को कैद करने के बाद खिलजी ने चित्तौड़ को एक बेहद क्रूर संदेश भेजा। ये सिर्फ एक शर्त नहीं थी, ये तो मेवाड़ के स्वाभिमान पर सीधा हमला था। अब एक तरफ रानी का सम्मान था और दूसरी तरफ राजा की जान। पूरे राज्य पर मानो निराशा के काले बादल छा गए थे। जब लगा कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब महारानी पद्मिनी ने एक बहुत बड़ा और साहसी फैसला लिया। उन्होंने उन योद्धाओं से मदद मांगने की ठानी जो शायद चित्तौड़ को इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते थे, भले ही वो दरबार से दूर अपने ही स्वाभिमान की रक्षा में जी रहे थे। और ये योद्धा थे गोरा और उनके भतीजे बादल। गोरा जो मेवाड़ के पूर्व सेनापति थे, जिनकी बहादुरी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। हुआ ये था कि जब राणा ने कूटनीति के नाम पर खिलजी को आईने में रानी का अक्स दिखाने की इजाजत दी, तो गोरा ने इसे राजपूती शान का अपमान माना और दुखी होकर दरबार ही छोड़ दिया था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या गोरा, जिनका दरबार में एक तरह से अपमान हुआ था, उसी रानी और राजा के लिए वापस आएंगे जिन्होंने उनकी सलाह नहीं मानी थी? पूरा चित्तौड़ सांसें थामे इंतजार कर रहा था, क्योंकि यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। इस सवाल का जवाब देने के लिए रानी पद्मिनी खुद घोड़े पर सवार होकर जंगल में गोरा को ढूंढने निकल पड़ी और वहां पहुंचकर उन्होंने उस महान योद्धा से मेवाड़ की इज्जत बचाने के लिए दिल से गुहार लगाई। रानी पद्मिनी का खुद चलकर आना और एक सेनापति के आगे झुकना, बस इसी एक बात ने गोरा के अंदर की सारी नाराजगी को शौर्य की आग में बदल दिया। उन्होंने गरज कर कसम खाई कि जब तक उनके कंधे पर उनका सिर है, तब तक तो महाकाल भी राणा का सिर नहीं काट सकता। तो गोरा वापस आ चुके थे और उनके दिमाग में एक ऐसी योजना थी जो खिलजी के धोखे का जवाब उसी की भाषा में देने वाली थी। ये रणनीति इतनी जबरदस्त थी कि इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। इस पूरी योजना का जो सेंटर पॉइंट था, वो था ये नंबर 700। ये सिर्फ एक गिनती नहीं थी, ये मेवाड़ के साहस का प्रतीक बनने वाली थी। दिल्ली जाने के लिए 700 पालखियां यानी डोलियां तैयार की गई। खिलजी को तो लगा कि उसकी जीत पक्की है, लेकिन असल में ये तो एक महासंग्राम की बहुत बड़ी तैयारी थी। ये प्लान जितना साहसी था, उतना ही चतुर भी। खिलजी को खबर भेजी गई कि रानी पद्मिनी अपनी 700 दासियों के साथ आ रही हैं, लेकिन हर डोली में दासियों की जगह बैठे थे मेवाड़ के वो चुने हुए योद्धा जो दिल्ली की जमीन को अपने खून से सींचने के लिए पूरी तरह तैयार थे। प्लान के मुताबिक पालकियों का ये काफिला दिल्ली पहुंचा और सीधा खिलजी के किले के अंदर दाखिल हो गया। खिलजी अपनी जीत के जश्न में डूबा हुआ था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत खुद चलकर उसके दरवाजे तक आ गई है। रानी की जो मुख्य डोली थी, उसमें बिठा लोहार चुपचाप उस जेल तक पहुंचाया गया जहां राणा कैद थे। एक तरफ खिलजी रानी से मिलने की तैयारी कर रहा था और दूसरी तरफ अंधेरे में लोहार ने राणा रतन सिंह की बेड़ियां काट दी। मेवाड़ के राजा अब आजाद थे। और जैसे ही खिलजी की सेना को इस धोखे का पता चला, 700 डोलियों के पर्दे एक साथ उठे और उनमें से मेवाड़ के योद्धा हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए बाहर कूद पड़े। खिलजी का रंग महल एक पल में बैटलफील्ड में बदल गया। और इस जंग को लीड कौन कर रहा था? बूढ़े शेर गोरा।
उनकी तलवार जिस तरफ भी घूमती, दुश्मन की सेना में हाहाकार मचाता। उन्होंने अकेले ही खिलजी की सेना के एक बहुत बड़े हिस्से को रोके रखा, ताकि राणा को किले से निकलने का सुरक्षित रास्ता मिल सके। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये अपने वचन की लाज रखने का एक महायज्ञ था। राणा तो बच गए, लेकिन इस आज़ादी की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी बाकी थी। ये कहानी अब उन नायकों के उस बलिदान की ओर मुड़ती है जिसने इस जीत को हमेशा के लिए अमर बना दिया। अब देखिए, जब खिलजी की सेना सामने से तो गोरा को हरा नहीं पाई, तो उन्होंने वही किया जो कायर करते हैं, धोखा। उसके सेनापति जफर ने पीछे से धोखे से गोरा के पैरों पर वार कर दिया। गोरा जमीन पर गिरे और जफर ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इतिहास में शायद ही कहीं देखने को मिलता है। गोरा का धड़ बिना सिर के वापस खड़ा हुआ और एक ही झटके में उसने जफर को 2 टुकड़ों में चीर डाला। अपना वचन उन्होंने मरकर भी निभाया। अपने काका को इस तरह धोखे से गिरते देख जवान बादल का खून खौल उठा। वो एक ज्वालामुखी की तरह खिलजी की सेना पर टूट पड़े, अपने चाचा की मौत का बदला लेते हुए। और वो तब तक लड़ते रहे जब तक उनकी आखिरी सांस नहीं चली गई, ये पक्का करते हुए कि राणा के रास्ते में अब कोई ना आए। और इस तरह राणा रतन सिंह सुरक्षित मेवाड़ पहुंच गए। चित्तौड़ की आन बच गई। लेकिन इस जीत के लिए गोरा, बादल और उनके साथ आए सभी योद्धाओं ने अपनी जान कुर्बान कर दी। ये एक ऐसी जीत थी जिसे आंसुओं से लिखा गया था। नरेंद्र मिश्र की कविता की ये दूसरी पंक्ति इस बलिदान का मतलब बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। कहते हैं, ये गोरा और बादल जैसे वीरों का ही खून है जिसकी वजह से राजस्थान की मिट्टी आज भी चंदन की तरह पवित्र और पूजनीय मानी जाती है। और आखिर में एक सवाल कि शौर्य, कर्तव्य और बलिदान की ये कहानी सदियां बीत जाने के बाद भी हमारे दिलों में क्यों गूंजती है? शायद इसलिए क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि अपनी धरती का सम्मान और दिए हुए वचन का मान कभी-कभी जिंदगी से भी बढ़कर होता है।